नमस्ते। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं कर्नाटक संगीत की दुनिया में। ये भारत की दो सबसे महान शास्त्रीय परंपराओं में से एक है और इसकी अपनी एक अलग ही कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे एक ही संगीत से दो अलग-अलग रास्ते बने। फिर हम उस ऐतिहासिक विभाजन की बात करेंगे जिसने इसे शेकिल दिया। उसके बाद हम इसकी ध्वनि की बनावट को समझेंगे, उन महान गुरुओं से मिलेंगे जिन्होंने इसे बनाया और आखिर में देखेंगे कि एक लाइव परफॉर्मेंस का ढांचा कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक ही संगीत से दो अलग-अलग रास्ते कैसे बन गए। इसे जानने के लिए हमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े बंटवारे को देखना होगा। भारत की दो शास्त्रीय संगीत प्रणालियों में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। उत्तर भारत का हिंदुस्तानी संगीत, जिस पर फारसी और इस्लामी प्रभाव साफ दिखता है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन या सुधार की काफ़ी गुंजाइश होती है और यहाँ सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों इस्तेमाल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण का कर्नाटक संगीत अपनी स्वदेशी द्रविड़ जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसकी संरचना ज़्यादा तय होती है और इसमें वीणा और मृदंगम जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक संगीत परंपरा दो अलग-अलग धाराओं में बट कैसे गई? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये कहानी सदियों पुरानी है। 14वीं सदी से पहले तक पूरे भारत में संगीत की परंपरा लगभग एक जैसी ही थी, लेकिन फिर उत्तर में फारसी और इस्लामी प्रभाव बढ़ने लगा, जबकि दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ने पुरानी स्वदेशी संगीत शैलियों को संभाल कर रखा, उन्हें बढ़ावा दिया। और इसी का नतीजा था कि 16वीं-17वीं सदी आते-आते ये दोनों धाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गईं। और नतीजा ये हुआ कि जहां उत्तर भारत का संगीत नए प्रभावों को अपना रहा था, वहीं दक्षिण भारत एक तरह से मूल परंपरा के लिए एक सुरक्षित गढ़ बन गया। और इसी माहौल में कर्नाटक संगीत फला फूला और उसने अपनी गहरी भक्ति और धार्मिक जड़ों को बनाए रखा। और एक दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में पहली बार 14वीं सदी के एक ग्रंथ संगीत सुधारक में इन दोनों परंपराओं को औपचारिक रूप से हिंदुस्तानी और कर्नाटक का नाम दिया गया। तो इतिहास तो हमने समझ लिया, पर कर्नाटक संगीत की अपनी पहचान क्या है? इसकी आवाज बनती कैसे है? चलिए अब इसके 4 सबसे जरूरी हिस्सों को, यानी इसके डीएनए को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रुति की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये वो कैनवस है जिस पर कोई पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है। ये एक लगातार बजने वाला आधार स्वर है जिसे ड्रोन कहते हैं। ये पूरे परफॉर्मेंस के लिए एक पिच सेट कर देता है और इसी के सहारे कलाकार कभी सुर से नहीं भटकता। अब उस कैनवस पर रंग भरने का काम करते हैं स्वर। ये संगीत की ABCD हैं। ये वही 7 मूल स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, जिनसे दुनिया की हर धुन बनती है। जैसे अक्षरों से शब्द बनते हैं, वैसे ही स्वरों से संगीत बनता है। और जब इन स्वरों को एक खास तरीके से पिरोया जाता है, तो बनता है राग। और सच कहें तो राग ही संगीत की आत्मा है। ये सिर्फ कुछ नोट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ढांचा है जो एक खास मूड या भावना पैदा करता है, चाहे वो खुशी हो, भक्ति हो या फिर उदासी। और इन सब को एक साथ बांध कर रखता है ताल। ये संगीत की धड़कन है, इसका दिल है। ताल वो रिदम साइकिल है जो संगीत को एक ढांचा और गति देता है। इसी से तय होता है कि संगीत तेज होगा या धीमा, शांत होगा या ऊर्जा से भरा। हर कला को उसके कलाकार महान बनाते हैं। तो चलिए अब उन दिग्गजों से मिलते हैं जिन्होंने कर्नाटक संगीत को वो रूप दिया जो हम आज जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है पुरंदर दास का, जिन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह यानी कि फादर माना जाता है। और ये सम्मान उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने संगीत सीखने के वो शुरुआती अभ्यास बनाए जिनका इस्तेमाल आज भी हर स्टूडेंट करता है। लेकिन आधुनिक कर्नाटक संगीत की नींव रखी 3 महारथियों ने। इस कला को आकार देने में इस तिकड़ी ने, जिसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ये हैं त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। इन तीनों ने मिलकर इतनी रचनाएं बनाई कि आज भी ज्यादातर कर्नाटक संगीत कॉन्सर्ट का मुख्य हिस्सा इन्हीं की कंपोजिशंस होती हैं। और फिर एक आवाज़ ऐसी आई जिसने कर्नाटक संगीत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी,
जिन्हें कर्नाटक संगीत की रानी के नाम से जाना जाता है। वो पहली संगीतकार थीं जिन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। सोचिए, 1966 में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी परफॉर्म किया था। तो अब जब हम इसके सुर, ताल और इसके गुरुओं को जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि एक कर्नाटक संगीत का कॉन्सर्ट असल में होता कैसा है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है। देखिए, एक कॉन्सर्ट का एक पूरा खाका होता है। इसकी शुरुआत होती है वर्णम से, जो एक तरह से राग का परिचय कराता है। फिर आता है कृति, जो कॉन्सर्ट का दिल होता है, ये मुख्य भक्ति रचना है। और अंत में तिल्लाना के साथ, जो एक बहुत ही जोशीली और लयबद्ध रचना है। कॉन्सर्ट एक ऊर्जावान मोड़ पर खत्म होता है। ये पूरा सफर सुनने वाले के लिए डिजाइन किया गया है। कृति, जो कि सबसे आम कॉम्पोजिशनल फॉर्म है, असल में भक्ति को जाहिर करने का एक तरीका है। इसके 3 हिस्से होते हैं: पल्लवी, जो ओपनिंग थीम है, अनुपल्लवी, जो इसे आगे बढ़ाता है, और चरणम, जो इसका सबसे लंबा और आखिरी हिस्सा होता है। यहीं पर एक कलाकार राग की पूरी गहराई और भावनाओं को एक्सप्लोर करता है। और कुछ रचनाएं तो और भी कमाल की होती हैं, जिन्हें राग मालिका या रागों की माला कहते हैं। सोचिए, एक ही गाने में कई अलग अलग रागों को इतनी खूबसूरती से पिरो दिया जाता है। ये किसी भी कंपोजर की महारत को दिखाता है कि वो कैसे अलग अलग मूड्स का एक बेहतरीन ताना बाना बुन सकता है। तो कर्नाटक संगीत एक तरफ तो नियमों और संरचना में बंधा है, और दूसरी तरफ इतनी गहरी भावनाएं जगाता है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक तय सिस्टम इतनी गहरी भावना पैदा कर सकता है, तो फिर संगीत की असली आत्मा कहाँ है? इसके गणित में या इसके दिल में?